आज की कहानी एक ऐसे भूतिया गांव की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस कहानी को अंत तक इसे सुनते हैं तो यकीन मानिए डर का एक अलग ही एहसास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं उस गांव के रहस्यमय राज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आपको इस कहानी में क्या कमी लगती है, वह मुझे आप कमेंट में बताओ ताकि मैं इस वीडियो में बदलाव कर सकूं। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा, जंगल के घने पेड़ों के बीच एक अनजाना डर। गांव के कुछ युवाओं ने पास के पुराने कुएं से अजीब गंध आती महसूस की। कुएं के पास जाने पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूहें कंपा दी। कुएं में कई लाशें पड़ी हुई थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। यह खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह कुआं बरसों से वीरान पड़ा था और वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ इतनी लाशें जमा हो गईं? पुलिस को खबर दी गई और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हर कोई सच्चाई जानने को बेचैन था। पुलिस ने जब कुएं में झांका तो वहां से अजीब सी गंध और खून के धब्बे मिले। शुरुआती जांच में पता चला कि लाशें कई दिनों पुरानी थीं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा हो गया, ये लाशें आखिर यहाँ कैसे आईं? पुलिस ने इलाके के सभी निवासियों से पूछताछ शुरू की। गांव के एक बुजुर्ग जिनका नाम हरनाम था ने बताया कि यह कुआं कभी गांव की पवित्र जगह माना जाता था, लेकिन 20 साल पहले यहाँ एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से यह कुआं वीरान हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। पुलिस ने हरनाम की बातों को गंभीरता से लिया और उस लड़की के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। इस बीच गांव में डर और बढ़ गया। रात में लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुनी। कुछ का दावा था कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को कुएं के पास देखा। जांच तेज हो गई। कुएं से मिली लाशों की फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मरने से पहले सभी लोगों को बेरहमी से मारा गया था। पुलिस को संदेह हुआ कि यह कोई सीरियल किलर का काम हो सकता है, लेकिन सवाल यह था कि वह किलर कौन था और उसका मकसद क्या था। एक दिन पुलिस को कुएं के पास एक लाल रंग की डायरी मिली। इस डायरी में कुछ अजीब नोट्स और पेजों पर खून के धब्बे थे। डायरी में लिखा था, जो यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। इस बात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। डायरी में कुछ नाम भी लिखे हुए थे जो कुएं से मिली लाशों के नामों से मेल खाते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिरी पेज पर गांव के एक प्रमुख व्यक्ति का नाम लिखा था। यह व्यक्ति गांव के प्रधान का बेटा सुरेश था। सुरेश से पूछताछ करने पर उसने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। इसी बीच गांव में और भी डरावने वाकये होने लगे। एक औरत ने बताया कि उसने रात में कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनी। गांव के लोग अब न केवल पुलिस पर बल्कि आत्माओं की कहानियों पर भी भरोसा करने लगे थे। क्या यह केस इंसानों का था या किसी परलोक शक्ति का? सुरेश के रहस्यमय अतीत, डायरी के पीछे का सच और लाशों की कड़ी को जोड़ते हुए कहानी का रहस्य और खौफनाक अंत सामने आएगा। प्रत्येक भाग में 3 विस्तृत पैराग्राफ रहेंगे जो कहानी को गहराई और भावनात्मक बनाते जाएंगे। पुलिस ने सुरेश के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। घर में एक पुरानी संदूक मिली जिसमें कुछ खून से सने कपड़े और अजीब सी तस्वीरें थीं। तस्वीरों में कुएं के पास खड़े हुए कुछ लोग दिख। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि सुरेश अक्सर रात में कुएं के पास जाता था। कुछ ने यहाँ तक कहा कि उसने वहां किसी अनजान व्यक्ति से बातें करते हुए देखा गया था। इन बातों ने पुलिस को और सतर्क कर दिया। क्या सुरेश इन मौतों के पीछे था या वह भी किसी साजिश का शिकार था? इसी बीच गांव में एक और घटना हुई। रात के समय सुरेश के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने सुरेश को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसके चारों ओर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कोई भूतिया चीज देख ली हो। सुरेश के होश में आने के बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको दहला दिया। वो वापस आ गई है। पुलिस ने उस डायरी को एक बार फिर से खंगाला। इस बार ध्यान से देखने पर उन्होंने एक पेज के कोने में छोटे अक्षरों में एक नाम पाया, कविता। जांच में पता चला कि यह वही लड़की थी जिसकी मौत 20 साल पहले कुएं के पास हुई थी। डायरी में लिखी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि कविता की आत्मा इस कुएं से जुड़ी हुई थी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कविता की मौत किसी दुर्घटना से नहीं बल्कि हत्या से हुई थी। लेकिन किसने और क्यों मारा यह किसी को नहीं पता था। सुरेश के पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उस समय गांव के प्रधान थे। क्या सुरेश के परिवार का इस मामले से कोई संबंध था? पुलिस को सुरेश के पिता की पुरानी फाइलों से एक चौंकाने वाला सुराग मिला। उन फाइलों में लिखा था कि कविता ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले प्रधान जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का कारण गांव के कुछ औरतों के गायब होने का मामला था। यह जानने के बाद पुलिस का शक और गहरा गांव में डर और भी बढ़ने लगा। एक रात एक युवक जो कुएं के पास गया था अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश उसी कुएं में तैरती हुई मिली। गांव वाले अब यकीन करने लगे थे कि यह सब कविता की आत्मा का काम है। पुलिस के लिए यह मामला और भी उलझता जा रहा था। सुरेश की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वह बार बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वह मुझे छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस ने उसे नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे वह सच बोल रहा हो। सवाल यह था कि अगर सुरेश निर्दोष है तो असली गुनाहगार कौन है। जांच के दौरान पुलिस को गांव के एक पुराने खंडहर में एक और सुराग मिला। खंडहर की दीवारों पर कविता का नाम खून से लिखा हुआ था। वहां एक बंद कमरे में कुछ और हड्डियां मिली। यह जगह कविता की मौत के राज को और भी गहरा कर रही थी। पुलिस ने खंडहर में मिली हड्डियों की जांच शुरू की। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि ये हड्डियां करीब 15 से 20 साल पुरानी थी। ये वही समय था जब कविता की मौत हुई थी। लेकिन इन हड्डियों की संख्या ने पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि ये कई लोगों की थी। क्या ये वही लोग थे जो गांव से अचानक गायब हो गए थे? सुरेश की हालत और बिगड़ रही थी। वह बार बार चिल्ला रहा था, वो मेरे पिता को देख रही थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। यह सुनकर पुलिस का शक सुरेश के पिता पर और गहरा गया। लेकिन सुरेश की बातों से यह भी साफ था कि वह खुद किसी भयानक सच का शिकार था। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कुछ लोगों ने कुएं के पास आग की लपटें देखी, तो कुछ ने वहां बच्चों के रोने की आवाजें सुनी। एक रात पुलिस टीम के एक जवान ने भी कुएं से किसी औरत की परछाई निकलते हुए देखी। टीम अब इस मामले को साधारण नहीं मान रही थी। पुलिस ने कविता के परिवार के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। पता चला कि कविता अपने पिता के साथ रहती थी, जो गांव के एक मंदिर के पुजारी थे। लेकिन कविता की मौत के बाद उसके पिता भी गायब हो गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि वह खुदकुशी कर चुके थे, जबकि कुछ का कहना था कि उन्हें मार दिया गया। पुलिस को कविता की एक पुरानी सहेली से बात करने का मौका मिला। उसने बताया कि कविता एक बहादुर लड़की थी जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थी। वह गांव के प्रधान यानी सुरेश के पिता के गलत कामों का विरोध कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गई और फिर उसकी लाश कुएं में मिली। इस जानकारी से पुलिस को यकीन हो गया कि कविता की मौत केवल एक हादसा नहीं थी। लेकिन यह मामला केवल हत्या का नहीं था। कविता की आत्मा इस रहस्य से जुड़ी हुई थी। उसे न्याय चाहिए था। पुलिस ने सुरेश से फिर से पूछताछ की। इस बार वह फूट फूट कर रोने लगा और कहा, मैंने उसे मरते हुए देखा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। सुरेश ने बताया कि उस रात प्रधान जी और उनके कुछ साथी कविता को खंडहर ले गए थे। वहां उन्होंने कविता पर अत्याचार किया और जब वह उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। यह सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि सुरेश घटना का गवाह था, लेकिन डर के कारण उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। सुरेश के पिता के खिलाफ सबूत मिलने लगे थे। लेकिन सवाल यह था कि कविता की आत्मा अब तक क्यों भटक रही थी। पुलिस ने गांव में एक रिवायत के बारे में सुना। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि आत्मा तभी शांति पाती है जब उसे न्याय और उसकी मौत का कारण स्पष्ट किया जाए। पुलिस ने फैसला किया कि अब इस केस को अंजाम तक पहुंचाना होगा। पुलिस ने खंडहर, कुएं और प्रधान जी की पुरानी संपत्तियों की फिर से तलाशी शुरू की। उन्हें एक पुराने ट्रंक से कविता की आखिरी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में कविता ने प्रधान जी के अत्याचारों का खुलासा किया था और लिखा था कि अगर वह मर जाए तो उसे न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। गांव के लोग अब इस मामले में खुलकर बोलने लगे। कई लोगों ने बताया कि प्रधान जी ने केवल कविता ही नहीं बल्कि कई औरतों और बच्चों को भी गायब किया था। इन गवाहियों ने मामले को और भी मजबूत बना दिया। पुलिस ने प्रधान जी के पुराने साथियों को हिरासत में लिया। उनमें से एक ने दबाव में आकर सच्चाई कबूल ली। उसने बताया कि प्रधान जी ने ही कविता की हत्या की थी और सुरेश को इस राज को छिपाने के लिए धमकाया था। पुलिस ने प्रधान जी के पुराने साथियों की गवाही और सुरेश के बयान के आधार पर प्रधान जी की फाइलें खंगालनी शुरू की। इन फाइलों में कुछ अजीब पत्र और दस्तावेज मिले जो यह साबित करते थे कि प्रधान जी ने कविता को धमकाने की कोशिश की थी। इन दस्तावेजों में कविता की शिकायतें भी मिली जिनमें उसने प्रधान जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। गांव वालों का गुस्सा अब चरम पर था। सबने एक सुर में प्रधान जी के पापों का पर्दाफाश करने की ठान ली। सुरेश ने भी हिम्मत जुटाई और पुलिस को बताया कि उसके पिता ने कैसे उसे भी डराया और चुप रहने पर मजबूर किया था। यह जानकारी पुलिस को इस केस को हल करने में बड़ी मदद दे रही थी। इसी बीच रात में कुएं के पास फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। पुलिस टीम के 2 जवान जो वहां निगरानी पर थे अचानक जोर से चीखते हुए दौड़े। उन्होंने बताया कि उन्हें कविता की परछाई दिखी जो कुएं से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह घटना और डरावनी बनती जा रही थी। पुलिस ने सुरेश को समझाया कि अगर वह पूरी सच्चाई बताएगा तो कविता की आत्मा को शांति मिलेगी। सुरेश ने आखिरकार वह सब कुछ बताने का फैसला किया जो उसने उस रात देखा था। उसने कहा, पिताजी ने उसे मारा था, मैं मदद करना चाहता था लेकिन वह मुझे भी मार डालते। सुरेश को कुएं के पास ले जाया गया जहां उसने आत्मा से माफी मांगी। उसने कहा, कविता, मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मुझे माफ कर दो। उसी वक्त हवा में अचानक ठंडक फैल गई। ऐसा लगा जैसे कविता की आत्मा उसकी बात सुन रही हो, लेकिन आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव वालों का मानना था कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब प्रधान जी और उनके साथियों को उनके पापों की सजा मिलेगी। पुलिस ने प्रधान जी को गिरफ्तार करने के लिए उनके ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन प्रधान जी वहां नहीं थे। क्या वह भाग गए थे या फिर उनके साथ भी कुछ अजीब हो चुका था? प्रधान जी की तलाश में पुलिस को उनकी गाड़ी एक जंगल में मिली। गाड़ी में खून के धब्बे थे और सीट पर उनकी चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन प्रधान जी का कहीं पता नहीं था। पुलिस को लगा कि वह किसी जानवर का शिकार हो गए होंगे। एक रात गांव के कुछ लोगों ने प्रधान जी की भूतिया हालत
मैं एक कुएं के पास देखा। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह बड़बड़ाते हुए कह रहे थे, कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। लेकिन अगले ही पल प्रधान जी की चीख सुनाई दी और वह कुएं में गिर गए। जब पुलिस ने कुएं को खंगाला तो उन्हें प्रधान जी का शव मिला। यह देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। प्रधान जी की मौत के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं कम होने लगीं। लेकिन क्या यह कविता की आत्मा की शांति का संकेत था या कहानी अभी बाकी थी? प्रधान जी के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सबूत और गवाहों के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया। अदालत में इन सभी के खिलाफ मुकदमा चला। सुरेश की गवाही ने इस केस को और मजबूत बनाया। अदालत ने प्रधान जी के साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुरेश को अदालत ने निर्दोष माना, लेकिन उसने अपनी आत्मा के बोझ से छुटकारा पाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, कविता के साथ जो हुआ उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गांव वालों ने कविता की याद में कुएं के पास एक स्मारक बनवाया। यह स्मारक उन सभी को याद दिलाने के लिए था जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। स्मारक के उद्घाटन के दिन गांव के बुजुर्गों ने एक हवन किया, जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि कविता की आत्मा को शांति मिले। हवन के दौरान हवा अचानक ठंडी हो गई और एक हल्की परछाई स्मारक के पास दिखाई दी। यह परछाई कुछ देर रुकी और फिर गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कविता की आत्मा थी, अब वह शांति में है। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं पूरी तरह बंद हो गईं। गांव वालों ने महसूस किया कि न्याय ने आत्मा को मुक्ति दिलाई है। प्रधान जी और उनके साथियों की सजा के बाद गांव में अजीब घटनाएं रुक गईं। लोग पहले की तरह अपने काम पर लौटने लगे, लेकिन कविता की कहानी हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। लोग अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित हो रहे थे। सुरेश के गांव छोड़ने के बाद उसने एक पत्र भेजा। उसने लिखा, मुझे यकीन है कि कविता मुझे माफ कर चुकी है। अब मैं खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। यह पत्र पढ़कर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। पुलिस टीम ने इस केस को अपने जीवन का सबसे यादगार केस बताया। उन्होंने कहा, यह केस केवल अपराध के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक आत्मा को न्याय देने की कहानी थी। गांव छोड़ने के बाद सुरेश ने शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपने पिता की गलतियों को सुधारने के लिए एक सामाजिक संस्था शुरू की, जो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती थी। सुरेश का मकसद अब केवल एक था, कविता की मौत को बेकार नहीं जाने देना। उसने कई गांवों का दौरा किया और लोगों को सिखाया कि डर से लड़ने का मतलब क्या होता है। सुरेश के इस बदले हुए रूप ने गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी इंसान अपनी गलतियों से सबक लेकर बदल सकता है। सुरेश के प्रयासों ने कविता की आत्मा को और भी गहरी शांति दी। गांव के लोग कविता की याद को जीवित रखने के लिए हर साल एक स्मृति दिवस मनाने लगे। इस दिन वे अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की कहानियां सुनाते और कविता को श्रद्धांजलि देते। स्मारक के पास एक छोटी लाइब्रेरी बनाई गई, जिसमें कविता की लिखी हुई डायरी और गांव के इतिहास से जुड़े दस्तावेज रखे गए। यह लाइब्रेरी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। कविता की कहानी अब केवल एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि एक सीख बन गई थी। उसकी आत्मा का संघर्ष और गांव वालों का साहस हर किसी को प्रेरित करता था। स्मृति दिवस के 5वें साल कुछ गांव वालों ने फिर से कुएं के पास एक हल्की परछाई देखी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं बल्कि सुकून था। यह परछाई कुछ देर तक स्मारक के पास रुकी और फिर गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इसे कविता की आत्मा का आखिरी अलविदा कहा। उन्होंने कहा, अब कविता पूरी तरह से मुक्त हो गई है। उसका संघर्ष और न्याय की लड़ाई हमें हमेशा याद दिलाएगी कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। यह घटना गांव वालों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी किसी अन्याय को अपने गांव में जगह नहीं देंगे। कविता की कहानी के साथ साथ गांव ने भी एक नई शुरुआत की। लोग अब एकजुट होकर काम करते थे और गांव में शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सुरेश ने अपनी संस्था के जरिए और भी कई गांवों को सशक्त बनाया। उसने कहा, कविता की कहानी ने मुझे दिखाया कि एक इंसान कितना बदल सकता है। यह कहानी मेरे जीवन की प्रेरणा है। कविता की आत्मा को न्याय मिलने के साथ यह कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देगी। यह केवल एक खौफनाक घटना नहीं थी, बल्कि इंसानियत और साहस की जीत थी।